नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। UPPCS GS के तहत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना देर किए हुए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। ये आपका कथन जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों है? तो कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। पहला है आपका द कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज लाइकली टू बिकम मोर अर्थक्वेक प्रोन इन नियर फ्यूचर। और दूसरा है द कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन एन ओल्ड फॉल्ट प्लेन which may get activated more frequently with changes in water level in Koyna reservoir। तो दोनों का दोनों कथन जो है वो सही है और रीजन जो है वो सही व्याख्या करता है असर्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? Which of one of the following areas of India doesn't come under the zone of high seismic intensity? उत्तराखंड, कर्नाटका प्लेटू, कच्छ एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा सिस्मिक इंटेंसिटी में जो आता है वो रीजन्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपका कश्मीर का रीजन है, इसके अलावा वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय का रीजन है। ठीक है, सेंट्रल हिमालय का रीजन है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो इसमें नॉर्थ एंड मिडिल बिहार का रीजन है, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार का रीजन है। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में आपका पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका आता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो है रीजन है यह भी आता है। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ और हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा कर्नाटका प्लेटू। कर्नाटका प्लेटू जो है वो इस रीजन में नहीं आता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। एक और जो पहला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड एक मैं बता दूं कोयना नदी के बारे में। कोयना डैम जो है वह आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। कहां पर? सतारा, महाराष्ट्र में सतारा नाम की जगह है। सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, बघाट, ये सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। झांसी, नागपुर, करौली, ये सब को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया गया था। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सतारा को ही मिलाया गया था अंग्रेजी राज में। और ये जो आपका डैम है कोयना डैम, इसकी क्षमता है 1960 मेगावाट, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? विच द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया इज? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है उसमें 76% पॉपुलेशन जो है, 76% पॉपुलेशन जो है वो फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? अमॉन्ग द फॉलोइंग एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज द मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड? वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, मिडिल एरिया और नॉर्दर्न एरिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र जो है, ईस्टर्न एरिया जो है, और साथ में जो उत्तर का आपका तराई रीजन का क्षेत्र है, ये आपका सबसे ज्यादा फ्लड प्रभावित होता है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन एक बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेलास्टिक लावा?
एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, और रेगुर सॉइल यानी कि रेगुर मिट्टियां। रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी इसको कहा जाता है, रेगुर को, है ना। और यहां पर आंसर भी क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर भी हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी ही, ठीक है। रेगुर सॉइल ही जो है आपका बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां, दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती हैं। द रेगुर सॉइल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर। और दूसरा है, दे आर रिच इन ह्यूमस। तो पहला तो आपका सही है, दक्षिणी ट्रैप में रेगुर मिट्टियां काली होती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ह्यूमस की मात्रा उसमें अधिक होती है, प्रचुर मात्रा होती है, ये गलत है। ये कथन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें जो है हाई क्ले होता है, ये क्या होता है? हाई क्ले होता है इसमें, और इसमें जो है वाटर को होल्ड करने की क्षमता काफी अधिक होती है, पानी को काफी देर तक ये टिका करके रखती है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, वो आपस में चिपके हुए होते हैं, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? मैंने अभी जस्ट बताया, रेगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती इसमें सबसे अधिक होती है। कपास की खेती के लिए क्या चाहिए होता है? पानी की ज्यादा जरूरत होती है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है, और पानी को होल्ड करने की जो क्षमता होती है रेगुर मिट्टी में सबसे अधिक होती है। इसलिए कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। बाकी है लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर सॉइल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, एकदम सही। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल गलत है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो पहला सही है और रीजन गलत है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, लावा सॉइल्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़ प्लेन, ट्रांस सरयू प्लेन, मालवा प्लेटू और शिलांग प्लेटू। तो देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान है, सरयू पार मैदान है, मालवा पठार है और शिलोंग पठार है। आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। मालवा पठार में आपका लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? ब्लैक, ब्राउन और भटोरी। ब्लैक यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, ब्राउन यानी कि भूरी मिट्टी पाई जाती है, और भटोरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जो आपका मालवा का पठार है उस रीजन में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? द प्रीडोमिनेंट सॉइल ऑफ मालवा प्लेटू इज ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि काली मिट्टी जो है वो मालवा पठार में पाई जाती है, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी और भटोरी मिट्टी, ठीक है। और तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, यह कौन सी है? विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन्स सॉइल वाटर? रेड, ब्लैक, लेटराइट, एलुवियल। अभी जस्ट मैंने बताया है कि काली मिट्टी में पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर नोट पर ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, एकदम सही है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगू मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी जो है आपका सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी हिमालय तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ये जो है आपका गलत है। काली मिट्टी हिमालय तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेटराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है, लेटराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है, लेटराइट सॉइल आर प्रीडोमिनेंट इन मालवा कोस्टल रीजन, मालाबार कोस्टल रीजन, कोरोमंडल कोस्टल रीजन, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी जो है वो हाई टेम्परेट एंड हेवी रेनफॉल रीजन में पाया जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर जहां पर होता है, जहां पर टेम्परेचर जो होगा वो आपका हाई होगा, और रेनफॉल जो होगा ये भी अधिक होगा, वहां पर ये पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी। तो ये इसका जो रीजन है वो है आपका कर्नाटका, केरला,
उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पर है तमिलनाडु, फिर है आपका एमपी है, और हिली एरिया ऑफ मतलब कि पहाड़ी रीजन है उड़ीसा का और साथ में असम का। ठीक है, तो इन रीजन्स में लेटराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो इसमें आपका केरल आता है, इसलिए मालाबार तटीय प्रदेश इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कोरोमंडल तो आपका आंध्र प्रदेश वगैरह का तट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट लेटराइट सॉइल? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। दे आर द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स। उसके बाद वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। दे आर हाईली लीच्ड सॉइल्स। उनकी उर्वरकता कम होती है। देयर फर्टिलिटी इज लो, और उसमें चूना की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दे आर रिच इन लाइम। तो ए, बी और सी तीनों सही है, डी जो है आपका गलत है, इसमें चूना की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। द माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज कॉपर, आयरन, मैग्नीज और जिंक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक की सबसे ज्यादा कमी हमारे भारतीय मिट्टियों में पाई जाती है। जस्ता की बात करें तो 48.1% सॉइल है जिसमें कि जस्ता की कमी पाई जाती है। 11.2% सॉइल है जिसमें कि आयरन की कमी पाई जाती है, और इसके अलावा 7% ऐसा है जिसमें कि कॉपर की कमी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कमी किसकी पाई जाती है, आपकी जिंक की पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। इन इंडिया द मैक्सिमम अल्कली एरिया इज फाउंड इन द स्टेट। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा अल्कली एरिया जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्षारीय एरिया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लवणीय मृदा की सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात में सबसे ज्यादा लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 72% जो है आपका गुजरात में पाया जाता है, ये लवणीय मृदा वाला क्षेत्र गुजरात में और वेस्ट बंगाल में, गुजरात प्लस वेस्ट बंगाल में 72% पाया जाता है। यदि यूपी की बात करें तो यूपी में 71.2% जो है आपका सलाइन सॉइल पाया जाता है। ठीक है, ये है आपका आंकड़ा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। द लॉन्गेस्ट एरिया अंडर साल्ट अफेक्टेड सॉइल एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि गुजरात हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुटेड फॉर टी प्लांटेशन? एसिडिक, अल्कलाइन, एलुवियल और रेगुर मिट्टी। तो चाय के लिए आपका अम्लीय मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, जिसमें कि 4.5 से लेकर 6 pH तक इसका मान हो। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो हो वो 4.5 से लेकर 6 pH तक हो अम्लीय मिट्टी। तो यह जो है काफी फायदेमंद होती है, और ये जो आपका लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है ज्यादातर जो आपकी चाय की फसल है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज क्रिटिकल? मालवा प्लेटू, फुट हिल्स एरिया ऑफ शिवालिक रेंजेज, दंडकारण्य और मेघालय प्लेटू। तो यहाँ पर मृदा अपरदन की जो समस्या है वो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में काफी अधिक है। ठीक है, मृदा अपरदन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। ठीक, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में क्या होता है, भाबर क्षेत्र पाया जाता है, तराई रीजन पाया जाता है, और वहां पर चूंकि पहाड़ों से बहुत तेजी से नदियां गिरती हैं इसलिए मृदा अपरदन वहां बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्ष्ट क्वेश्चन है कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? टीक एंड साल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और पर्वतीय वन यानी कि अल्पाइन फॉरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में ये सागौन और
साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिनकोना ट्रीज डजंट ग्रो? तो असम है, केरला है, छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल है। सिनकोना जो है आपका याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये पौधा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि सदाबहार जो आपका वन होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर ये पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, गारो खासी जयंतिया जो है, असम घाटी, नागा पहाड़ी, मिजोरम और मणिपुर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? केरल में ये पाया जाता है। ठीक है, केरल में पाया जाता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, असम घाटी में भी पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ नहीं पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। सागौन का वन यदि हम लोग देखें तो ये कहाँ पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसके अलावा कर्नाटका में पाया जाता है, फिर आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, केरला में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एमपी में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। फिर आपका ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक भी है यहाँ पर, तो कर्नाटक में भी पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक भी है। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यह जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को आप टिक लगा सकते हैं। वैसे कर्नाटका में भी ये पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फूल किसमें नहीं होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नो फ्लावर्स? जैक फ्रूट, क्लस्टर फिग, ऑर्किड और फर्न। कटहल, गुलर, ऑर्किड और फर्न किसमें नहीं पाया जाता है? तो फर्न में फूल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट में आपका कूट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। पहले में आपका 1 दिया हुआ है और दूसरे में रीजन दिया हुआ है। तो सागौन है, देवदार है, सुंदरी है और सिनकोना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि सागौन जो है वो मध्य भारत में पाया जाता है, मध्य प्रदेश आपका मध्य भारत में है। ठीक है, देवदार जो है वो आपका हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है, हाई रीजन्स ऑफ हिमालयाज। सुंदरी की बात करें तो सुंदरी जो है आपका सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और सिनकोना जो है वो हिमालय की तराई में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2431। 2431 किसमें दिया हुआ है? ए ऑप्शन ही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें भी आपका लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, वन और प्रदेशों के बारे में आपको बताना है, मैच कराना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसमें दिया हुआ है और इसका रीजन आपको बताना है। तो यहां पर हम देखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपका तराई रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो है ये आपका मिडिल गंगा प्लेन में पाया जाता है। अल्पाइन की यदि हम बात करें तो अल्पाइन जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा और ट्रॉपिकल ग्रीन जो है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है ये सह्याद्री में पाया जाएगा। ठीक है, सह्याद्री में पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4312। 4312 किसमें दिया हुआ है? 4312 भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4312। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें भी आपका 2 लिस्ट दिया हुआ है, पहले में वन है और दूसरे में क्षेत्र है, दोनों को मैच कराना है। तो उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति और पतझड़ वनस्पति, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोनिफर फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सी का 1 आपका डी में दिया हुआ है 4213।
4213 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो मैच अगर करें हम लोग तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली में पाया जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो शंकु वृक्ष वन कहाँ पाया जाएगा? आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका मैंग्रोव जो है ये आपके सुंदरवन में पाए जाएंगे, और पतझर वन कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में पाए जाएंगे। तो 4213 जो है आपका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री इज शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस और खेजड़ी। तो यहाँ पर खेजड़ी जो है ये आपका मल्टीपर्पज ट्री है जो कि उगाया जाता है सोशल फॉरेस्ट्री में, ठीक है। सरकार के द्वारा इसके उत्पादन पर इसको लगाने पर बहुत जोर दिया जाता है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? ड्यूरिंग द लास्ट 25 years द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब वेल इरिगेशन हैज बीन मोस्ट स्पेक्टेकुलर इन गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब, सरयू पार रीजन एंड बुंदेलखंड रीजन। तो यहाँ पर नलकूप का विस्तार जो है वो सरयू पार रीजन में सबसे ज्यादा हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और नलकूप से सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो कहाँ होती है? यूपी में होती है, ठीक है। यहाँ पर 28% लगभग जो खेती होती है उसमें नलकूप का इस्तेमाल किया जाता है। नलकूप और कुओं का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे 93 से लेकर 84 लाख हेक्टेयर तक की खेती हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर सिंचाई की जाती है नलकूप और वेल से, ठीक है। इसके बाद सब जो होता है यूपी के बाद आपका राजस्थान का स्थान आता है, और उसके बाद फिर आपका पंजाब का स्थान आता है, और फिर आपका किसका स्थान आता है? एमपी का स्थान आता है। तो सबसे ज्यादा नलकूप से खेती, नलकूप और कुओं से सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? यूपी में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये लेटेस्ट वाला आंकड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा आपका, जहां से मैंने देखा वहां पर 28% टू 19% दिया हुआ था नलकूप से सिंचाई होती है यूपी में। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर वीडियोज उपलब्ध है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? अभी जस्ट मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश है, जहां पर नलकूप और कुओं से सबसे ज्यादा, ट्यूबवेल और वेल से सबसे ज्यादा खेती होती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। द गार्लैंड कैलन सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय के.एल. राव, दिनेश्वर जे दस्तूर, दिनसो जे दस्तूर, फिर आपका है विश्वेश्वरैया और Y.K. अलग ने। तो यहाँ पर दिनसो जे दस्तूर ने यहाँ पर माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा आप लोग जरूर, ठीक है। इनका नाम निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी कैनल हैज इट्स सोर्स एट गांधी सागर डैम, भाखड़ा डैम, हरिके बैराज एंड गोविंद बल्लभ सागर डैम। तो ये जो है आपका हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे पहले तो याद रखिए कि राजस्थान में है, ठीक है। और यह जो है सतलज, रावी और व्यास, सतलज, रावी और व्यास नदी तीनों से इसको पानी मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। और हरिके बैराज जो है इसका प्रमुख स्रोत। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो रावी, व्यास, सतलज, चंबल, रावी, व्यास, सतलज और चंबल तीनों का नाम ले रहा है। वैसे आपका रावी, व्यास, सतलज तीनों से ही पानी मिलता है, लेकिन आपका सतलज यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली आप जहां भी पढ़ेंगे वहां पर दिया जाएगा कि सतलज से ही इसको ये जो है आपका इंदिरा नहर निकलती कहाँ से है? तो सतलज से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंदिरा नहर जल प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि रावी और सतलज दोनों से इसको पानी मिलता है, ठीक है। रावी, सतलज और व्यास तीनों से मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रावी, सतलज और व्यास, यानी कि 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों को नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट?
तो यहाँ पर टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ लैंड यूज बाय मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन और रिफॉर्म द लैंड मैनेजमेंट, भू प्रबंधन का सुधार। तो इसमें जो है तीनों ही इसका पर्पस है। ओके, तो सभी हो जाएगा आंसर डी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, निचली गंगा के उद्गम स्थान पर गंगा है। द लोअर गंगा कैनाल इज टेकन आउट ऑफ गंगा एट हरिद्वार, नरोरा, बरेली और कानपुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नरोरा हो जाएगा। नरोरा जो है वो सही आंसर है यहाँ पर। और इससे जो है सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो अयोध्या क्षेत्र में इसमें इससे सिंचाई होती है, अयोध्या यूपी के क्षेत्र में, निचली गंगा से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लोअर गंगा कैनाल है, मतलब कि निचली गंगा नहर है यहाँ से जो कि निकाली गई है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाणा योजना इज रिलेटेड टू सॉइल मैनेजमेंट, एयर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। तो ये जो है आपका जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। थोड़ा सा हम लोग सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में देख ले। सरदार सरोवर बांध जो है यह आपका नर्मदा नदी पर गुजरात में है। सबसे पहले तो देखते हैं कि नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर? गुजरात में है। ओके, गुजरात में। और कहाँ पर है? गुजरात में, ये केवड़िया में। ठीक है, केवड़िया नामक स्थान पर है, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, सरदार पटेल का सबसे ऊंचा प्रतिमा दुनिया भर का। ठीक है, और इससे जो आपको प्राप्त होती है जो लाभान्वित होने वाले हैं वो है गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये चार जो राज्य हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो 163 मीटर है। ठीक है, तो ये सब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये लाभान्वित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो गुजरात में है, इसलिए सर्वाधिक लाभ किसको मिलेगा? गुजरात को ही मिलेगा। हम लोग देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का ये जो है संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पनबिजली उत्पादन केंद्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया? मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर और शिव समुद्रम। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट मैं यदि दे दूं तो सबसे पहला जो आपका खोला गया था हमारे यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खोला गया था। किस स्थान पर? तो स्थान का नाम था सिद्रापोग। स्थान का नाम था सिद्रापोग और ये खोला गया था 1897 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है आपका शिव समुद्रम जो है वो सबसे पुराना हो गया। ठीक, और ये जो है आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है, कर्नाटका में। कावेरी नदी पर है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी जो क्षमता थी उस समय वो थी 130 मेगावाट, 130 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर भद्रा, भीमा, गोदावरी और कृष्णा। तो ये जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? ये पूछा जा रहा है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और कृष्णा नदी पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं चंबल घाटी परियोजना के बारे में, तो इसके जरिए 3 नहर निकाला गया। पहला आपका गांधी सागर है, ठीक है, जो कि मंदसौर एमपी में है। मंदसौर एमपी में है। ठीक है, उसके बाद निकाला गया आपका राणा सागर। ठीक है,
राणा सागर निकाला गया, राणा सागर, महाराणा सागर या फिर राणा सागर बांध कहते हैं इसको, ठीक है। राणा सागर जो है ये है आपका कहाँ पर, ये है चित्तौर, चित्तौर रावत भाटा, चित्तौर रावत भाटा में ही स्थापित है, ठीक है। और तीसरा जो निकाला गया वो था जवाहर सागर, उसके बाद जवाहर सागर, ठीक। तो जवाहर सागर जो है वो कहाँ है, बूंदी कोटा में है। जवाहर सागर जो है ये है आपका कोटा बूंदी राजस्थान, कोटा में बूंदी नामक स्थान में है राजस्थान में, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गांधी सागर और जवाहर सागर जो है वो निकाला गया है। तो 1 एंड 2, 1 एंड 2 संबंधित, अच्छा संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं है, तो 3 एंड 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। टिहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड ऑन भागीरथी रिवर, ऑन रामगंगा रिवर और अलकनंदा रिवर और भिलंगाना नदी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है, भागीरथी नदी और भिलंगाना नदी दोनों पर ये बनाया जा रहा है, दोनों के संगम पर बनाया जा रहा है। भागीरथी और भिलंगाना नदी दोनों के संगम पर ये बनाया जा रहा है। लेकिन अब ऑप्शन में चूंकि भागीरथी पहले है तो हो सकता है कि भागीरथी यहाँ पर आंसर दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर दोनों आता है तो यहाँ पर उपयुक्त आंसर क्या होना चाहिए, A+D ही यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। यदि दोनों आ जाए तो आप भागीरथी मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भागीरथी जो है वो मुख्य नदी है, ठीक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या। नेक्स्ट है कि दो कथन दिए गए हैं। पहला है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का में शोक नदी मानी जाती थी। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, उसी तरह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, सही बात है। रिवर दामोदर वाज नोन एज द रिवर ऑफ सॉरो इन वेस्ट बंगाल प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और दूसरा है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव जो है वो बहुत धीमा हो जाता है। दामोदर इन इट्स अपर रीचेज फ्लोज रैपिडली एंड इन इट्स लोअर रीचेज इट रन्स टू स्लगिशली। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। और यही रीजन है कि ऊपरी भाग में बहुत तेजी से बहती है और यही कारण है कि इससे बाढ़ जो है वो बहुत तेजी से आता था और इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ए भी सही है, आर भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दो लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है, परियोजना और उसकी अवस्थिति से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। भाखरा नांगल जो है वो आपका सतलज नदी पर है, ठीक है। फिर आपका हीराकुड जो है वो ओडिशा में है, महानदी पर, ठीक। इडुक्की जो है वो पेरियार केरल नदी पर, पेरियार नदी केरल में है। और नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो डी का 1 हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन 4, 3, 2, 1 जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका फिर से वही दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। मेट्टूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर और हीराकुड। तो हीराकुड जो है वो ओडिशा में है, हम लोगों ने देखा है। नागार्जुन सागर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, वो भी देखा है। तो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 आपका एक ही में दिया हुआ है ए में, तो यही हो जाएगा डी का 4 और सी का 2, यही हो जाएगा आंसर। ए का 1 यानी कि मेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में है और बी का 3 यानी कि मयूराक्षी जो है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें फिर से दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। पहले में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और दूसरे में रिवर्स है, ठीक है। तो इडुक्की, माता टीला, नागार्जुन सागर और पोचमपात। तो सबसे पहले तो नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में, तो इसको सबसे पहले मिला देते हैं। उसके बाद इडुक्की हम लोग देख चुके हैं कि पेरियार केरल में है, इसको भी मैच कर देते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4 आपका ए में भी दिया हुआ है और सी में भी दिया हुआ है। अब सी का 3 किस में दिया हुआ है, ये भी जो है आपका दोनों में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर है, माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर है, मतलब बी का 1 किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। और पोचमपात जो है वो आपका गोदावरी नदी, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिर से आपका वही आ गया लिस्ट, दो लिस्ट है, दोनों को मैच करना है। फरक्का
बैराज, फिर आपका घाट प्रभा, हीराकुड और काकरापार। तो सबसे पहले तो हीराकुड को मिला दीजिए ओडिशा से, तो सी का टू किस में दिया हुआ है, आपका ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। दो ऑप्शन आपके कट गए, बी और डी। इसी तरीके से आप बनाइएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आता है तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका क्या होगा। फरक्का जो है, फरक्का आपका कर्नाटक में है, फरक्का कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखते सॉरी फरक्का जो है वो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। फरक्का जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में होगा। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर एफ कर लीजिए। फरक्का जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। हीराकुड जो है वो आपका उड़ीसा में है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो हीराकुड जो है वो उड़ीसा में है। फिर आपका देखते हैं हम लोग घाट प्रभा। घाट प्रभा जो है वो आपका कहाँ है, कर्नाटका में है। घाट प्रभा जो है वो कर्नाटका में है। और फिर काकरापार जो है वो गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1423। 1423 किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कभी कभार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसको इग्नोर करके चलिएगा। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द रिवर। तुलबुल परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। ब्यास, रावी और सतलज नहीं, झेलम नदी से ये संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कल्पसर परियोजना की बात करें तो यह जो है आपका गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान किस में है, तो ये जो है आपका गुजरात में है। और ये जो कल्पसर परियोजना है ये ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करने के लिए गुजरात में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। सुइल नदी परियोजना की यदि हम लोग बात करें, सुइल नदी परियोजना की यदि बात करें कि सुइल रिवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट, तो उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये दिया हुआ है चारों। तो सुइल जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और सुइल जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, ये देख लेते हैं। सुइल जो है आपकी रावी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। रावी की सहायक नदी है और ये हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना है, सुइल नदी परियोजना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि दो दिया हुआ है आपका लिस्ट और दोनों को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि मैच नहीं करता है। तो जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल और गांधी सागर मध्य प्रदेश। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि शिव समुद्रम कहाँ है, केरल में नहीं है, ये कहाँ है, कर्नाटका में है, कर्नाटक में है। तो ये इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है, सी नंबर जो है आपका मैच नहीं कर रहा है, शिव समुद्रम, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी करेक्टली मैच कौन नहीं करता है ये बताना है। तो यहाँ पर नागलबाद यानी कि भाखड़ा नांगल, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर और हीराकुड बांध, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है, ये पहले भी बता चुका हूँ। नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर आपका उस समय से लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कृष्णा नदी पर है। हीराकुड तो महानदी पर है ही और भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है, गोदावरी पर नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और किस नदी से संबंधित है यह बताना है, ठीक है। तो पहला है आपका रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर है, लेकिन रिहंद जो है वो सोन की सहायक नदी है। तो ये क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। तो ए का थ्री आपका ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन कट हो गया और डी ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना किस पर होगा, रामगंगा नदी पर होगा। तो डी का वन किस में दिया हुआ है, डी में आपका किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3421 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी हो जाएगा। और फिर आपका टिहरी बांध परियोजना जो हो जाएगा वो भागीरथी नदी पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर निर्मित है। इन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर। तो यहाँ पर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि बेतवा नदी पर है और इसी को क्या कहा जाता है, राजघाट भी कहा जाता है, राजघाट परियोजना भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि
यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच नहीं करता है, वही बताना है। दुलहस्ती है, इंदिरा गांधी नहर है, नागार्जुन सागर है और उकाई है। तो नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा पर है, उस समय से हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले ही हमारा मिल गया कि सी नंबर जो है ये आपका सही नहीं मैच करता है। बाकी दुलहस्ती चिनाब पर है, फिर इंदिरा गांधी सतलज पर है और उकाई ताप्ती पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैच कौन नहीं करता है, नागार्जुन सागर कृष्णा जो है ये मैच नहीं कर रहा है, कावेरी दे दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को क्या करना है, मैच करना है। पहला है भद्रा भवानी सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। ठीक है, और ये किस स्थान पर है ये आपको बताना है। तो राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी का 3 किस में दिया हुआ है, सी और डी में दिया हुआ है, मतलब ए और बी जो है आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भद्रा जो है, भद्रा आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। भद्रा जो है वो आपका कर्नाटक में है। ओके, फिर हम देखते हैं भवानी सागर जो है वो आपका तमिलनाडु में है। ठीक, और गांधी सागर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 1423, 1423 जो कि दिया हुआ है आपका किसमें, डी में दिया हुआ है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1423। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट में फिर से वही है, आपको मैच करना है। नदी घाटी परियोजना और नदी दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। तिलैया बांध, पंचेट हिल बांध, राणा प्रताप सागर बांध और माता टीला बांध। ठीक है, तो और नदी से इसको मैच करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि राणा प्रताप सागर जो है ये आपका चंबल नदी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में चंबल नदी पर ये आपका राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। फिर यदि हम लोग देखते हैं तो तिलैया बांध जो है वो बराकर पर हो जाएगा, तिलैया बांध बराकर पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंचेट हिल बांध, ये जो होगा आपका दामोदर पर हो जाएगा। और फिर आपका माता टीला जो है, माता टीला बांध जो है ये आपका बेतवा नदी पर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 3124। 3124 किसमें दिया हुआ है, पहले ही ऑप्शन में 3124 दिया हुआ है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल बांध परियोजना। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। कोल डैम प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया, कृष्णा, सतलज, गोदावरी और नर्मदा। तो कोल का बात करें, कोल जो है वो आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। कोल बांध परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। ठीक है, 2004 में यह इसका उद्घाटन किया गया था, 2004 में बनाया गया था और 800 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पर है, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास। ये पुस्तक किसने लिखी थी, भारतीय कृषि का इतिहास, हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एम एस स्वामीनाथन, एस अय्यप्पन, के बी थॉमस और एम एस रंधावा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन नहीं, एम एस रंधावा हो जाएगा। इन्होंने भी हरित क्रांति में काफी योगदान दिया था। ठीक है, तो एम एस रंधावा हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। आगे देख लेते हैं, पी सेन गुप्ता और जी सदास्युक्त ने 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। 58, 63, 60, 65। पी सेन गुप्ता एंड जी सदास्युक्त डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी स्मॉल एग्रीकल्चरल रीजन्स। तो इन लोगों ने 3 टियर क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला था, 3 टियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इनका था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन था। पहले टियर में क्या था कि पहले टियर में आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था, जलवायु के आधार पर जो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था और इसमें 4 मैक्रो रीजन्स में बांटा गया था। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो आपका फिजियोग्राफिक था और इसमें क्या किया गया कि पूरे देश भर को 11 मेरो रीजन्स में बांटा गया। और तीसरा था आपका वही क्रॉप कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन पर था और इसके द्वारा 60 माइक्रो रीजन्स में इसको बांटा गया पूरे देश भर को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है और दूसरा है कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो पहला है कि द ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज अ प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इकोनॉमी और दूसरा है इट हैज अ लार्ज पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो एजर्सन जो है वो आपका सही है और दूसरा है आपका ये भी सही है, दोनों जो है वो सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि सही व्याख्या जो है वो नहीं करता है। ठीक है, सही व्याख्या, रीजन जो है वो एजर्सन की सही व्याख्या नहीं करता है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वाज सेटअप इन द ईयर 1950, 1960, 1970, 1980। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1960 इज द राइट आंसर। ये कहाँ खोला गया था? पंतनगर में खोला गया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, पंतनगर में ये खोला गया था, याद रखिएगा, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू मॉडर्न साइंटिफिक वन। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है, रीजन आपका दिया हुआ है, इट डिड नॉट इन्वॉल्व मच ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। दोनों का दोनों जो है वो सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर? जनसंख्या का दबाव यानी कि प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द लैंड, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, सहकारी कृषि यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, और भू जोत का छोटा आकार, स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंडिंग होल्डिंग तो बिल्कुल ही होगा कि लो प्रोडक्टिविटी इसके कारण से होती है। यहाँ पर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो है वो इसका कारण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जगह से मैंने मैच किया है, यहाँ पर सब जगह जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग ही आंसर दे रहा है, तो आप लोग भी कोऑपरेटिव फार्मिंग ही समझिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि को समझा जाता है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड, अ प्रोफेशन, अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मतलब जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। तो यहाँ पर क्या माना जाता है? जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है, अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड कृषि को माना जाता है भारत में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? तो ढैंचा है, सनई है, लोबिया है और गवार है। ठीक है, तो हाईएस्ट नाइट्रोजन जो होता है वो किस में पाया जाता है? लोबिया में पाया जाता है, ये सीधा याद रख लीजिएगा, फैक्ट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? द न्यू इम्प्रूव्ड एरिड लैंड, द क्रॉप सुटेबल फॉर द ग्रीन मैन्यूर इज? लोबिया, ढैंचा, मूंग और सनई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ढैंचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ढैंचा जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त फसल है इसमें हरी खाद के लिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, इंप्रूव फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए। इसके बाद है मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ये सब जो है किया जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर जो है इम्प्रूव फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु। तो दोनों जो है थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन बात तो सेम ही है। तो आंसर जो है, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा आपका दे दिया है, उल्टा दे दिया है। एक में यहाँ पर उर्वरक है और यहाँ पर क्या है? खाद्य है। ठीक है, तो दोनों ही हो सकता है, खाद्य की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाती है और उर्वरक की जो है उसका भी एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी किया जाता है। तो दोनों में आंसर में अंतर नहीं होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश वाले। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। इन साउदर्न इंडिया द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन? केरल तट पर, तमिलनाडु तट पर, तेलंगाना में, विदर्भ में। तो यहाँ पर तमिलनाडु तट पर जो है ये पाया जाता है हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। द रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इज? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल।
सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी किस में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा नदियां जो है वो भी पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर पुनर्भरण हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो है आपका जल्दी से रिप्लेनिश हो जाएगा ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, पायनियर कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। हाल ही में कृषि आंदोलन हुआ था, उस समय भी आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है, जहां के किसान सबसे ज्यादा उद्वेलित हुए थे। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित खेती में सन्निहित है। ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक से बचाव, यानी कि अवॉइडिंग पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हाइल फोकसिंग ऑन हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तीसरा है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मतलब कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो है आपका सबसे सही लग रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। चौथा है खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर, इम्फेसिस ऑन फूड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पर सी जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एग मार्क क्या है? एग मार्क क्या है ये पूछा जा रहा है। अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति नहीं, कृषकों की एक सहकारी समिति नहीं, अंडों की एक विनियमित मंडी नहीं। यहाँ पर एग मार्क दे दिया है, तो एग का मतलब अंडा होता है, इसलिए अंडा से ही जुड़ा हुआ ऑप्शन भी दे रहा है ना, तो ऐसा नहीं होगा। गुणवत्ता गारंटी की मोहर होता है, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी, यानी कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया बाय नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, राज कृष्णा और आर के वी राव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन ने ही सदाबहार क्रांति की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिलेट प्रोडक्शन, यानी कि मोटे अनाज से, पल्स प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन और ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर गेहूं उत्पादन से संबंधित है ये आपका हरित क्रांति। ठीक है, कब हुआ था ये कमेंट में बताइएगा। हरित क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था? निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? ज्वार, मेज, राइस, व्हीट किसमें सबसे ज्यादा हुआ था? गेहूं में सबसे ज्यादा हुआ था। गेहूं से संबंधित है, ये भी मैंने आपको बताया था जस्ट अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट टच द रिकॉर्ड फिगर ऑफ 1500 केजी, 2000 केजी, 2222 केजी और 3000 केजी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 2000 केजी हो जाएगा। बहुत जगह से मैंने मिला करके देखा है, यही आंसर दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को क्या करना है? मैच करना है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यह क्या हो जाएगा? आपका हरित क्रांति हो जाएगा। उसके बाद दुग्ध उत्पादन जो है वो आपका श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य पालन जो है वो आपका नीली क्रांति हो जाएगा और उर्वरक जो है वो भूरी क्रांति हो जाएगा। तो ए का 1 किस में दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, तो 1 3 2 4 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी कलर का कौन होता है? ये आप सोचिए, पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो कपास है, लहसुन है, अंगूर है। इन सब में अंगूर तो हरा होता है, लहसुन कैसा होता है? उजला होता है, और कपास जो होता है वो आपका सुनहरे कलर का हो सकता है। तो यहाँ पर प्याज जो है वही केवल गुलाबी होता है, तो प्याज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी कि करेक्टली मैच नहीं करता है, ये बताना है। तो यहाँ पर है सुनहरी क्रांति उद्यान या फल, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति, नीली क्रांति अभी जस्ट मैंने बताया कि फिश से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है, कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है। बाकी हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है ही। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? नीली क्रांति कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है, ये सी जो हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सा है। कपास, मक्का, अरहर, सरसों। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सरसों जो है ये आपका रबी की फसल है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रबी और खरीफ की फसल और जायद की फसल ये कौन कौन सी होती है। ये इसका लिस्ट आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ये सब आप निश्चित तौर पर देख करके जाइएगा। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा इज अ वेराइटी ऑफ, ये आपका बासमती राइस का वेराइटी है। ठीक है, बासमती चावल आप लोग जानते हैं मोटा मतलब लंबा लंबा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है बासमती राइस। तो ये बासमती राइस की है माही सुगंधा। ओके, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है। मैक्रोनी व्हीट इज मोस्ट सुटेबल अंडर व्हाट कंडीशंस। हाई इरिगेटेड कंडीशंस, लेट सोन कंडीशंस, रेन फेड कंडीशंस, नन ऑफ द अबव। अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, विलंबन से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए और उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो यह जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। असिंचित परिस्थितियों के लिए यह सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां पर सिंचाई की सुविधा ज्यादा नहीं होती है वहां पर ये प्रजाति उगाई जा सकती है। राज 3077, राज 3077 किसकी प्रजाति है, वेराइटी किसकी है। मेज, ज्वार, राइस, व्हीट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं राज 3077 जो है वो गेहूं की वेराइटी है। ठीक है, गेहूं है, चावल है, चना है, ये सब का जो वेराइटी है वो सब आप लोग जरूर ध्यान में रख के जाइएगा। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा इज अ वेराइटी ऑफ, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि ये गेहूं की प्रजाति है, व्हीट की प्रजाति है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ द व्हीट क्रॉप। ब्लास्ट है, टिक्का है, डस्ट है और रस्ट है। ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एंड रस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। रस्ट जो है ये हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू, इसको कहा जाता है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, रस्ट को पाउडरी मिल्ड्यू भी कहा जाता है और यह जो है आपका गेहूं का सबसे प्रमुख रोग है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना और सोनालिका, कल्याण सोना और सोनालिका ये दोनों जो है गेहूं की किस्म है, चावल की नहीं है, मक्का की नहीं है, ज्वार की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कल्याण सोना प्लस सोनालिका, ये भी याद रखिएगा। सोनालिका ट्रैक्टर नहीं, सोनालिका जो है वो गेहूं की आपकी किस्म है। ठीक है, वेराइटी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ट्रिटिकल जो है वो निम्न में से किन दो के बीच का संकर है यानी कि क्रॉस है। ठीक है, तो ट्रिटिकल जो है यहाँ पर ट्रीट से बनता है आपका ट्रिटिकम सटाइवम। ट्रिटिकम सटाइवम किसको कहा जाता है, गेहूं को कहा जाता है। ठीक है, और ट्रिट प्लस क्या हो जाएगा, ट्रिट प्लस आपका सेकेल ट्रिट प्लस सेकेल किसको कहा जाता है, राई को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिट प्लस सेकेल से बना है ट्रिटिकल। ठीक है, और इसमें ट्रिट का मतलब होता है ट्रिटिकम सटाइवम जो कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, और सेकेल जो होता है वो राई का वैज्ञानिक नाम होता है। तो गेहूं प्लस राई, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्रिटिकल जो है वो गेहूं और राई के बीच का क्रॉस है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। राइस ओरिजिनेटेड इन, आप जानते हैं कि एशिया में उत्पत्ति हुई थी धान की भी और गेहूं की भी। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी अमेरिका और उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो साउथ ईस्ट एशिया में ये उत्पत्ति हो जाएगी। और कहाँ हुई थी ये बताइएगा आपको। सबसे पहले धान की फसल कहाँ पर उगाई गई थी। ठीक है, हो सकता है कि आप ही के प्रदेश में हो जो यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो याद बताइएगा आप कमेंट में, और याद होना भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। मयूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन। लिंटिल, लिंसीड, मस्टर्ड और सोयाबीन। खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल आपका सोयाबीन है। खरीफ की फसल कौन सी है, सोयाबीन है। ठीक, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो कॉटन यानी कि कपास, मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, मक्का यानी कि मेज और सरसों यानी कि मस्टर्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सरसों जो है वो आपका कौन सी फसल है, आपकी रबी की फसल है। सरसों जो है वो रबी की फसल है, तो खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों और चना दोनों ही यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है अरहर, चना, मक्का, धान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्राम, यानी कि चना जो है वो, चना जो है ये भी रबी की फसल है। मोस्टली जो दलहनी फसलें हैं वो रबी की फसल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में मुख्य खाद्यान्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। व्हीट, शुगर केन, मेज और राइस। तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। प्रमुख खाद्यान्न फसल आपकी चावल है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो आपकी चावल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चावल के बाद गेहूं का स्थान आता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। व्हीट, शुगर केन, मेज, राइस। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका धान हो जाएगा, ठीक है। धान जो है सबसे ज्यादा खाया जाता है और उगाया भी जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन लाइज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में उत्पादन अधिक होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्म है। जया, पद्मा एवं कृष्णा आर इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स। राइस, व्हीट, बार्ली एंड मेज। तो ये जो हो जाएगा आपका धान का उत्कृष्ट किस्म है, ठीक है, याद रखिएगा धान यानी कि राइस। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूसा सुगंधा 5। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किस चीज की। मक्का, अरहर, धान और गन्ना। तो पूसा जो है आपका चावल की है, धान की हो जाएगी बासमती राइस, ठीक है। बासमती चावल की यह जो है एक बेहतरीन किस्म है बासमती चावल, ओके। तो याद रखिएगा, ओके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और यदि वीडियो पसंद आए और पसंद आया ही होगा मेरे हिसाब से तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना पसंद आया, ओके। और कितना लाभ आपको मिल रहा है इन वीडियो से, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन यहीं पर लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।